नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया पर आप सबका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त हो गया है आज के मुद्दे का, और आज के मुद्दे की शुरुआत हम करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से जुड़े तबलीगी जमात के लोगों के मामले में पुलिस ने कहा है कि जिन लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है उन्हें किसी भी हाल में देश से बाहर जाने नहीं दिया जाएगा। पुलिस ने मरकज, ट्रस्ट, मौलाना साद और बाकी दूसरे नामजद आरोपियों से जुड़ी हर तफ्तीश की अलग अलग फाइल तैयार की है। तो देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, तबलीगी जमात के लोगों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। और ये खबर हम तक पहुंचाने वाले हमारे संवाददाता आनंद तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, यानी पूरी तरह से तबलीगी जमात के सदस्यों पर पुलिस का शिकंजा कसता हुआ। जी देखिए, बिल्कुल नेहा, दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि मरकज और मौलाना ट्रस्ट से जुड़े जितने भी लोग थे जिनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी, उन्हें किसी भी हालत में देश बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि पड़ोसी राज्यों की जो पुलिस मरकज केस की जांच कर रही है, अगर उन्हें तफ्तीश से जुड़ी कोई सहायता दिल्ली पुलिस चाहिए तो दिल्ली पुलिस के लिए पूरी तैयार है, ताकि ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन से जो मरकज केस की तफ्तीश उसे और आगे बढ़ाया जाए। वहीं जो मरकज से जुड़े बैंक अकाउंट है उन पे भी बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है, जिसका खुलासा दिल्ली पुलिस आने वाले वक्त में करेगी। दिल्ली पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि मरकज से जुड़े कुछ ऐसे पहलू हैं जिसकी जांच को बेहद गोपनीय रखा गया है और वक्त आने पर उसका खुलासा किया जाएगा। तफ्तीश अपनी युद्ध स्तर पर जांच चल रही है दिल्ली पुलिस और ईडी की, और यही वजह है कि अब तक 9 से ज्यादा लोगों से ईडी पूछताछ कर चुकी है और मौलाना साहब के बेटों से क्राइम ब्रांच पूछताछ कर चुकी है। और आने वाले वक्त में जो और दूसरे रिश्तेदार हैं और मौलाना साहब खुद हैं, उनका नंबर आएगा जब उन्हें पूछताछ का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल आनंद, तो ये बड़ी जानकारी हम तक आनंद पहुंचा रहे हैं। और देखिए, सबके बीच में सबसे बड़ा सवाल जो बना हुआ है और जो आज का मुद्दा भी है वो ये है कि पुलिस से आखिर कब तक बचेंगे मौलाना साद। ये सवाल इसीलिए उठ रहा है क्योंकि तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज के मुखिया मौलाना साद पुलिस से छिपते नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मौलाना साद पर शिकंजा कसती जा रही है। करीब 40 दिन से मौलाना साद पुलिस के सामने आने से बच रहे हैं। इस बीच पुलिस ने मौलाना साद के बेटे सईद से 2 घंटे तक पूछताछ की। मौलाना साद को सरकारी अस्पताल में कोरोना जांच के लिए कहा गया है और अपनी रिपोर्ट पुलिस को देने के लिए भी कहा गया है, लेकिन मौलाना साद अभी तक पुलिस के सामने ही नहीं आया है। सवाल ये है कि पुलिस से आखिर कब तक बचेंगे मौलाना साद। तो इसी सवाल पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हैं, मैं आपका उनसे परिचय करा दूं। हमारे साथ बीजेपी से राजीव पांडे जी जुड़ गए हैं, तबलीगी जमात से मुजीबुर रहमान जी हमारे साथ हैं, उधर इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन से इलियास शराफुद्दीन हमारे साथ हैं, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के दफ्तर से हमारे संवाददाता दीपक बिष्ट जुड़ गए हैं, और जल्दी ही वीएचपी से विनोद बंसल जी भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले दीपक, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 40 दिन हो गए हैं मौलाना साद, जिस शख्स को अभी हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ना जाने इस शख्स पर कितने केसेस दर्ज हैं, बावजूद इसके ये छिपता फिर रहा है। सवाल ये है कि आखिर क्या छिपा रहा है मौलाना साद। देखिए नेहा, जो तफ्तीश क्राइम ब्रांच की चल रही है, चाहे ईडी की चल रही हो, लेकिन धीरे धीरे ये मजबूती जो है अपनी जांच के दायरे में जो है वो करते हुए जा रही है ये जांच टीमें। और मौलाना साद को देर सवेर क्राइम ब्रांच और ईडी के सामने एक के बाद एक सामने आना होगा, क्योंकि उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उन सबूतों की एक लंबी फहरिस्त है। क्योंकि जो उनके करीबी है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है, जो खाते हैं उनके बेटों से लगातार पूछताछ करके इसके बारे में पूरी जानकारी जुटाई गई है। अब धीरे धीरे जो मरकज से जुड़े और दूसरे जो दस्तावेज हैं उनको इकट्ठा करके और उनके बारे में जांच करके क्राइम ब्रांच जो है एक मजबूत पुलिंदा बांधना चाहती है, ताकि मौलाना साद किसी भी दूसरी तरफ से बाहर ना निकल सके। तो कुल मिला के मौलाना साद की अब मुश्किलें बढ़ती जाएंगी और कभी भी उनको धर दबोचा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, ये अहम जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, 40 दिन से मौलाना साद लापता हैं। क्राइम ब्रांच की मौलाना साद के बेटे सईद से 2 घंटे तक पूछताछ हुई है। सईद ही दिल्ली में मरकज का कामकाज संभालता है। ऐसे में सवाल यह है कि मौलाना साद के करीबियों तक, मौलाना साद के बेटे तक क्राइम ब्रांच पहुंच चुकी है। खुद मौलाना साद किधर छिपे हुए हैं और पुलिस की जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे साथ मुजीबुर रहमान जी मौजूद है, तबलीगी जमात के सदस्य हैं। मुजीबुर रहमान जी, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि धर्म की आड़ में बड़ी बातें करने वाले, बड़े डिस्कोर्स देने वाले मौलाना साद 40 दिन से कहां छिप रहे हैं? पुलिस के सामने क्यों नहीं आते? किस बात का डर है उनको? नेहा जी, पुलिस ने उनको अभी तक अपने सामने आने के लिए बोला ही नहीं है।
पुलिस ने इन पर्सन होने के लिए कोई नोटिस नहीं भेजा। आप ही बता रही हैं कि उन्होंने शहीद से जो है वो इंटरोगेशन किया 2 घंटे। तो जब वो पुलिस शहीद से कर सकती है, शहीद जा सकते हैं, तो मौलाना साहब से जब जिस दिन पूछताछ होगी मौलाना साहब भी पूरा सहयोग करेंगे, जैसे अभी कर रहे हैं। अच्छा, अभी सिर्फ पुलिस उनसे कर रहे हैं मुजीबुर रहमान जी, क्या सहयोग कर रहे हैं मौलाना साहब? इतने सारे उन पर मामले दर्ज हैं, जो भी उनके फार्म हाउस पर छापा पड़ा है सर, और आप कह रहे हैं कि उनको इंतजार है कि पुलिस उनको नोटिस कब भेजेगी? ये भी सहयोग है। नहीं जी, ये भी सहयोग है कि पुलिस वहां अगर शामिल गई है तो उन्होंने वहां पर जो है ओपन किया और फार्म हाउस को जहां पर उसको जो देखा था उन्होंने देखा, जो उन्होंने वहां छानबीन मखौल उड़ाता है मुजीबुर रहमान कानून का। वो तो अपने आप को धर्म के नुमाइंदे कहते हैं, बताइए इस्लाम के नुमाइंदे कहते नहीं कहते खुद को? इतनी बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, उनको इतना नहीं पता उन पर किस केस दर्ज नहीं किया? आप मुझे ये बताइए। उन पर दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया हुआ है, उन पर प्रवर्तन निदेशालय ने केस दर्ज किया हुआ है, उन पर मानवाधिकार आयोग ने केस दर्ज किया हुआ है मुजीबुर रहमान जी, और आप कह रहे हैं वो इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि दिल्ली पुलिस कब उन्हें धर दबोचे, फिर वो सहयोग करेंगे, तब तक भागते रहेंगे सर? ये बताइए 91 सीआरपीसी का नोटिस इनको इशू हुआ है कुछ जानकारी के लिए, उसका उन्होंने रिप्लाई दिया है। जब पुलिस को उनसे इन पर्सन करना होगा 41A का नोटिस इशू करेगी, ठीक है, जाएंगे पहुंचेंगे जब उन जैसे जाना होगा। कमाल है, पुलिस अपना काम कर रही है, अभी एविडेंस इकट्ठे कर रही है, अभी एविडेंस जब एविडेंस इकट्ठे हो जाएंगे तब बुलाया जाएगा। एक मिनट मुजीबुर रहमान जी, मुझे ये बात भी बताइए आप कि चलिए पुलिस के सामने नहीं आ रहे, जब पुलिस ने इतनी बार कहा, प्रशासन ने इतनी बार कहा कि भाई आप अपना कोरोना टेस्ट करवाइए और आरएमएल या एम्स से टेस्ट कराइए और फिर उसकी रिपोर्ट आप हमको दीजिए, ये कराने से क्यों बच रहे हैं मौलाना साहब? टेस्ट करा दिया, निगेटिव है, रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सबमिट कर दी गई है। कहाँ कर दी गई है? क्राइम ब्रांच में दे दी गई रिपोर्ट। अच्छा, क्राइम ब्रांच में दे दी गई है। ये किसके हवाले से आप ये खबर कह रहे हैं? क्योंकि ये तो कहीं नहीं आई है पब्लिकली। नहीं, पब्लिकली क्या, उनका टेस्ट हो चुका है, रिपोर्ट निगेटिव है और सबमिट कर दी गई है। एक मिनट, दीपक मिश्र मेरे साथ है। दीपक, क्योंकि आप क्राइम ब्रांच पर पैनी नजर बनाए हुए हैं, क्राइम ब्रांच के सूत्र क्या कह रहे हैं? क्या सरकारी अस्पताल की आरएमएल या एम्स, इन दोनों में से किसी एक अस्पताल की रिपोर्ट आ गई है क्या? नहीं, सरकारी अस्पताल की नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल। तो वही तो मेरा सवाल है मुजीबुर रहमान, आप सवाल तो सुनिए। सरकारी अस्पताल की बात की गई है, मौलाना साहब कोई अपनी मर्जी से थोड़े ना चेकअप कराएंगे। दीपक, ये बताइए कि क्या प्राइवेट हॉस्पिटल की रिपोर्ट जो है क्राइम ब्रांच ने लगातार यही कहा है कि वो सरकारी अस्पताल चाहे वो एम्स में कहलवाए या फिर आरएमएल से वो अपनी रिपोर्ट टेस्ट करवाए, लेकिन उसकी रिपोर्ट सरकारी अस्पताल की ही चाहिए। और क्राइम ब्रांच को अब तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है मौलाना साद की जिसमें उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और इसी को लेकर क्राइम ब्रांच के पास ना ही वो रिपोर्ट अभी तक आई है और मौलाना साद लगातार बच रहे हैं। शायद उनको किसी तरह का डर है कि क्या उन्हें वो कोरोना टेस्ट क्यों नहीं कराना चाहते, और वो रिपोर्ट सौंपने में क्या दिक्कत है? जबकि 2 दिन पहले जब सोमवार को उनके बेटे से बातचीत हुई है, पूरी पुलिस ने इंट्रोगेशन की है, तो उसके बावजूद भी वहां पर कोई रिपोर्ट उनको सौंपी नहीं गई, जबकि अगर रिपोर्ट होती तो उनके बेटे भी सौंप सकते थे वकीलों के माध्यम से। बिल्कुल। दीपक, देखिए हमारे साथ राजीव पांडे मौजूद है। राजीव पांडे, आपने मुजीबुर रहमान को सुना और आपने हमारे संवाददाता को भी सुना। मुजीबुर रहमान कह रहे हैं कि भाई पुलिस ने क्या उनको कोई नोटिस दिया है? मतलब किस बात का इंतजार हो रहा है? क्या मौलाना साहब ये इंतजार कर रहे हैं कि सरेआम उनको धर दबोच कर पुलिस गिरफ्तार करके जब तक घसीटती हुई नहीं ले जाएगी तब तक मौलाना साहब सामने नहीं आएंगे? देखिए, इसमें जो मौलाना साद को जितनी नोटिसेज हुए हैं उसमें वो वेग रिप्लाई देते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो आपके जो रिपोर्टर है और आपने भी उनसे पूछा कि जब पुलिस कह रही है कि आपको गवर्नमेंट के किसी भी हॉस्पिटल के सर्टिफिकेट को आपको सबमिट करना है, वहां पर कराना है कोरोना टेस्ट, वो नहीं कर रही है। और इसका मतलब क्या है कि वो पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अगर वो जाए एम्स में, अगर वो कह रहे हैं कि उनकी लीगल टीम है और लीगल टीम जवाब दे रही है, तो वो एम्स या आरएमएल से वो एक सर्टिफिकेट लेके आए कि वो कोरोना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्योंकि देखिए, तबलीगियों पर एक बहुत बड़ा आरोप है कि वो लोगों को इन्फेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों पर स्पिटिंग कर रहे हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे हैं। इसलिए सर, पुलिस पहले चाहती है कि जो मौलाना साद है उसके वो कोरोना नेगेटिव है कि पॉजिटिव है इसकी जानकारी हो। देखिए, पुलिस तो अपना काम करेगी और जितने गंभीर धाराओं में मौलाना साद के खिलाफ एफआईआर है कि वो अब बच नहीं सकते। तो मुजीबुर रहमान साहब, मौलाना साद किसी सरकारी अस्पताल से, और किसी भी क्यों, राम मनोहर लोहिया या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इन 2 अस्पतालों में से किसी एक सरकारी अस्पताल से अपनी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं? वो तो पुलिस से सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोई लॉ नहीं है,
ऐसा कोई रूल नेहा जी, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है कि सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल का ही चलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल की भी अपनी वैलिडिटी है। या अगर प्राइवेट आप सुन लीजिए बात, आप उसमें दलीलें दे रहे हैं मुजीबुर साहब, हम लोग पाकिस्तान में नहीं रहते हैं, हम लोगों के यहाँ कानून प्रक्रिया फॉलो की जाती है। हाँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये बात कि कौन सा प्रोविजन है वो क्या जहाँ पे सरकारी ही चलेगा प्राइवेट नहीं चलेगा, बताइए कौन से प्रोविजन है। दूसरी चीज देखिए सुनिए हाँ ठीक है, एक मिनट मुजीबुर जी, आपने सवाल पूछा ना, बड़ा अजीब सवाल है, लेकिन ठीक है इसका राजीव जी जवाब देंगे। राजीव जी बताइए। देखिए ऐसा है कि प्राइवेट में जब कोई क्राइम होता है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल का कोई इंजरी का सर्टिफिकेट लेकर के पुलिस के पास नहीं जा सकते। ये झूठ कहीं और बोलिएगा। ये आप मेरे ऊपर हमला हुआ और मैंने बता दिया कि इंजरी बहुत ज्यादा है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से, पुलिस उसका संज्ञान नहीं लेगी। इसी प्रकार से इस केस में जब पुलिस आपको कह चुकी है कि आरएमएल या एम्स से या किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आप कराएं, क्योंकि मौलाना साद के पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, वो भाग रहे हैं, लेकिन भाग करके कहां जाएंगे। अब ईडी ने ऑलरेडी उनके खिलाफ केस रजिस्टर किया है और वो जितने प्रकार के हवाला की बातें आ रही है बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे मैंने देखा है, तो देखिए वो बच रहे हैं और उनकी लीगल टीम उनको बचा नहीं पाएगी। उनको पुलिस के साथ सहयोग करना चाहिए, जो भी उन्होंने इलीगल काम किए हैं। आपसे भी है एक सवाल मेरा आपसे भी होगा, आगे होगा, लेकिन पहले मैं जरा सबसे एक एक प्रतिक्रिया ले लूं। और इलियास शराफुद्दीन हमारे साथ है। इलियास जी, मौलाना साहब क्या छिपा रहे हैं? अपनी कोरोना जांच नहीं कराते सरकारी अस्पताल से, पुलिस के सामने नहीं आते, सवालों का बड़ा अजीब सा जवाब दे रहे हैं, बड़ा वेग जवाब दे रहे हैं। क्या डर क्या सता रहा है उनको? अब जांच का शिकंजा तो उनके ऊपर कस रहा है, उनके करीबियों तक पुलिस पहुंच गई है, उनके बेटे से 2 घंटे से ज्यादा पूछताछ कर ली है। तो मौलाना साहब की भलाई तो शायद इसी में है कि पुलिस के सामने आए और सरेंडर करके सहयोग करें। मसला ये है मोदी अमित शाह सरकार निकम्मी है, उनके नाक के नीचे से नीरव मोदी भाग गया, मेहुल चौधरी भाग गया, उनको नहीं समझोगे अर्थव्यवस्था, मजदूर मर रहे, जवान मर रहे, नंबर 1 की निकम्मी सरकार है, इसे कुछ भी नहीं समझा। इन लोगों से ना देश समझ रहा, ना इंटरनल सिक्योरिटी समझ रही, ना एक्सटर्नल सिक्योरिटी समझ रही। अभी विशाखापट्टनम में गैस को भी नहीं हो पाए। अच्छा, एक बात बताइए इलियास शराफुद्दीन, आपके नाम में शराफत है, आप कम से कम सवाल तो सुना करिए। ठीक है इलियास शराफुद्दीन, अगर मैं आपकी बात मान भी लूं कि प्रशासन नकारा है, तो एक बात बताइए, आप मौलाना साद को नीरव मोदी की तरह तुलना कर रहे हैं? मतलब नीरव मोदी विजय माल्या की तरह ही मौलाना साद है ना? मौलाना साद बिल्कुल वैसा ही है ना जैसा नीरव मोदी और विजय माल्या है, ये तो मान रहे हैं ना आप? नहीं इलियास शराफुद्दीन, एजेंडा मत चलाइए, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुन रहे हैं आप मुझे इलियास भाई? यही दिक्कत है, आवाज तेज करनी पड़ती है, और आपके साथ आवाज तेज करनी पड़े तो सवाल उठता है मन में कि किस बात के इस्लामिक स्कॉलर आप। कम से कम मेरी बात तो सुनिए। आपने जो बात कही, मैं कह रही हूँ अगर मैं आपकी बात मान भी लूं, इलियास शराफुद्दीन जी सुनिए ना, चिल्लाइए मत सर, चिल्ला क्यों रहे आप? नहीं, आप अच्छी वकालत कर रहे हैं मौलाना साद की, मौलाना साद मारा फिर रहा है, आप अच्छी वकालत कर रहे हैं, पर मेरा सवाल तो सुनिए, कभी तो डिफेंड कर पाएंगे सर। इलियास शराफुद्दीन, क्या मौलाना साद नीरव मोदी और विजय माल्या जैसा ही है? यही कहा ना आपने? सुनना नहीं है राजीव जेटली, सुनने में क्या दिक्कत है? जिस तरह से इलियास शराफुद्दीन ने कहा कि प्रशासन नकारा है, जैसे नीरव मोदी और विजय माल्या भागे, किसी को भी पकड़ नहीं सकते, तो मतलब मौलाना साद को नीरव मोदी और विजय माल्या की कैटेगरी में रख दिया ना इलियास शराफुद्दीन ने? देखिए इलियास शराफुद्दीन जी कोई भी विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। नीरव मोदी पिछले कई महीनों से इंग्लैंड के एक जेल में है, लंदन की जेल में है नीरव मोदी, और वो जो विजय माल्या है वो भी फाइनल कोर्ट से एक कोर्ट नीचे में अपने केस हार चुके हैं, उनका भी तिहाड़ या मुंबई की जेल इंतजार कर रही है। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा, मौलाना साद साहब को भी जिस तरीके से उन्होंने जो एक्टिविटी की है, ईडी ने एफआईआर कर दिया और क्राइम ब्रांच ने कर दिया, उनकी भी जगह जेल में ही होगी। मैं उनसे इस बात से सहमत हूं कि इन तीनों की जगह जेल में होगी। एक तो ऑलरेडी जेल में है नीरव मोदी, लंदन में कई महीने से बेल नहीं हो रही है उनकी। राजीव जी, जेल में जगह तो होगी, लेकिन जेल में जगह बनाने के लिए इतना इंतजार क्यों हो रहा है? मतलब दिल्ली पुलिस को भी अगर दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं मौलाना साद तक पहुंचने में, तो सवाल तो उठेगा। नहीं, देखिए मेरा मानना है कि ये एक लीगल प्रोसेस, आज जो सीआरपीसी अमेंडमेंट होने के बाद किसी भी अक्यूज्ड को एक नोटिस दिया जाता है अपना साइड एक्सप्लेन करने के लिए, और जिस प्रकार से अब
मौलाना साद जानबूझ करके दिल्ली पुलिस के नोटिस के जवाब में फर्जी प्राइवेट सेक्टर के क्या क्या बता रहे हैं कि मैं कोरोना निगेटिव हो गया, ये सब देखिए फाइनली ये मैटर में क्या होगा, पुलिस अरेस्ट करेगी, रिमांड के लिए जाएगी, उस समय तो बताया जाएगा ना कि मौलाना साद का रियल कैरेक्टर क्या है। नहीं, पर सवाल ये है राजीव जी कि पुलिस अब तक इंतजार किस बात का कर रही है? खुद पुलिस कह रही है कि मौलाना साद जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो अगर साद कोऑपरेट नहीं कर रहा है तो अब तो पुलिस को उसे गिरफ्तार करना चाहिए। नहीं बिल्कुल, देखिए पुलिस किसी के कहने पर काम नहीं करती। पुलिस सीआरपीसी के प्रोविजंस के तहत नोटिस दे चुकी है, नोटिस का जवाब आ गया, पुलिस ने दोबारा नोटिस दिया। इसके बाद जो उनसे डिमांड की गई कि आप जाकर के कोरोना टेस्ट को आप एक सर्टिफिकेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दीजिए, अब वो नहीं दे रहे हैं। अब पुलिस के पास सीआरपीसी के तहत एक्शन लेने का अधिकार है, क्योंकि देखिए अमेंडमेंट के बाद पुलिस ये सीआरपीसी में है कि पुलिस को नोटिस देना है एक्यूज्ड को। तो देखिए ये एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में चल रहा है, ठीक है। और अगर आप देखें कि यहाँ पुलिस में कोई इंटरफेरेंस किसी गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, ना केजरीवाल जी कर सकते हैं ना कोई और कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से राजीव साहब, मैं आपकी बात पर मुजीबुर रहमान की प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। मुजीबुर रहमान, मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ रही हैं तो साफ दिख रहा है, या इस बात से भी आप इनकार करेंगे? मौलाना साद पर जितने केसेस दर्ज हैं, मतलब आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस, आईपीसी की धारा 120B के तहत आपराधिक साजिश का केस, महामारी फैलाने और क्वारंटीन नहीं मानने का केस, और ये केसेस सिर्फ दिल्ली पुलिस ने दर्ज किए हैं। अभी ईडी के और मानवाधिकार आयोग के केसेस की तो मैंने बात ही नहीं की है। आरोप तो लगते हैं, धाराएं लगती हैं, जो पुलिस ने लगा दिया वो फाइनल नहीं है, कोर्ट में जाके वो उसको कंटेस्ट करा जाएगा। पुलिस तो धारा लगाती है, जरूरी नहीं है कि वो एप्लीकेबल हो उनके ऊपर। हल्के में आप मामला ले सकते हैं मुजीबुर रहमान। पुलिस को उनको सबूत भी लाने होंगे उन धाराओं को सपोर्ट करने के लिए। देश में लोगों में क्या सोच पनप रही है मुजीबुर रहमान, उसके बाद भी आप इतनी हल्की बात कर रहे हैं। सोच तो नहीं, ये सोच आपके मीडिया हाउस में, ये सोच आपके स्टूडियो में पनप रही है, लेकिन ये सोच नहीं पनप रही है, मीडिया हाउस में नहीं है, लोगों के दिल में है ये सोच। नहीं, ये सोच मीडिया हाउस में है, सोच को और मजबूत कर रहा है मौलाना साद, क्योंकि वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है लगातार। नहीं, ये सोच मीडिया हाउस में है और कहीं नहीं है, ऐसी कहीं सोच नहीं है, ये आपका नरेशन है, वो चल रहा है अलग। और अगर मौलाना साद आपके देश में कुछ और हो रहा है, मौलाना साद को समझाइए, यहाँ पे कुछ और है, भलाई इसी में है कि पुलिस के सामने आ जाए। तबलीगी जमात पर इवन अमेरिकन एजेंसीज की भी रिपोर्ट है कि किस प्रकार से ये फुट सोल्जर सप्लाई करते थे। तबलीगियों का कनेक्शन देश के, विश्व के सभी बड़े बड़े आतंकवादी संगठनों से है। आप कैसी बात कर रहे हैं? साबित कर दो, मैं आपको साबित कर देना, साबित कर देना, साबित कर दो, सरकार में बैठे हुए हो, साबित कर दो कि किस प्रकार से सरकार में बैठे हो, साबित कर दो। इंतजार क्या कर रहे हो 6 साल से? ये तबलीगी साबित कर दो। आज किस तरह जमात 100 साल से चल रही है, 100 साल से कनेक्शन है, साबित करो। काम करते हैं तबलीगी। अरे एक कंट्रीब्यूशन तो बताओ, कौन सा इन्वेंट किया है तुमने? तबलीगियों ने कौन सा मिसाइल इन्वेंट किया है? क्या बताऊं? जब आप अंग्रेजों के साथ खड़े थे तो तबलीगी जमात के लोग जो है अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, गर्दनें कटा रहे थे। राजीव जी, जब आप देश में कॉन्स्टिट्यूशन, तबलीगी का क्या रोल है इस हिंदुस्तान में? भारत के संविधान में तबलीगियों का क्या कंट्रीब्यूशन है, ये बता दो। अपनी जाने दे रहे थे, सबसे पहला इवेंट तो ये है। बात सुनिए, इस बार उनका कंट्रीब्यूशन बात सुनिए, इस बार बात सुनिए। जब आप अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे, और एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, और तबलीगी जब आप अंग्रेजों के साथ खड़े हुए थे ना राजीव पांडे जी, देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, जब आप अंग्रेजों के साथ खड़े होकर देश से गद्दारी कर रहे थे राजीव पांडे, तब तबलीगी जमात के मौलाना हिंदुस्तान के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, अपनी गर्दनें कटा रहे थे। आपने पूछा ना अचीवमेंट, मैं इतने अचीवमेंट आपको गिनाऊंगा, आपको मुंह छुपाने, शर्म से मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। आपके काले कारनामे भी गिनाऊंगा और जमात के कारनामे भी दिखाऊंगा मैं, आपके काले कारनामे भी दिखाऊंगा और जमात ने जो किया है वो भी सुनाऊंगा, तो आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। राजीव पांडे, जब आप देश के साथ गद्दारी कर रहे थे, मुजीबुर रहमान, वो जमात का कारनामा मैं भी जरा आपको सुनाना चाहती हूँ। ये आज ही की खबर है, नोएडा में 5 लोगों को क्वारंटीन किया गया था। ये तबलीगी जमात में शामिल हुए थे, पर इन्होंने इस बात की जानकारी नहीं दी थी। जब इन तक पुलिस पहुंची तो इनको क्वारंटीन किया गया, और जिस तरह से इन्होंने जानकारी छुपाई, अब उसके आरोप में क्वारंटीन पीरियड खत्म होने के बाद पुलिस इनको अदालत में पेश कर रही है। ये है तबलीगी जमात का कच्चा चिट्ठा आज की तारीख में। आप आज की तारीख में आप कुछ भी जाने, आप कुछ भी कहिए बैठ करके, आप सबूत लाइए,
100 साल की इतिहास गिनाइए, 100 साल का इतिहास। आज की तारीख छोड़ दीजिए, आज की तारीख में तो आज की किस तरह की बात कर रहे हैं आज की तारीख में आप नहीं मैडम, पाकिस्तान का केक हम नहीं खाते, पाकिस्तान बर्थडे केक हम नहीं खाते, पाकिस्तान की बिरयानी हम नहीं खाते हैं, पाकिस्तान की बिरयानी हम नहीं खाते हैं, बर्थडे केक हम नहीं खाते हैं। ये उनसे बात करिए, पाकिस्तान के बर्थडे केक खाते होंगे पाकिस्तान के अंदर। ये बर्थडे केक वाले ये बर्थडे केक वाले नहीं है हमारे। आप उनसे बात करिए जो बर्थडे केक खाते हैं, पाकिस्तान की बात नहीं करिए। जो पाकिस्तान में बिरयानी खाते हैं, पाकिस्तान में बर्थडे केक खाते हैं, उनसे करिए बात आप। उनको पुलिस अब अदालत में पेश कर रही है। ये है असलियत तबलीगी जमात के कुछ सदस्यों की, इसकी बात हम कर रहे हैं। और इनको शेख किसने दी? मौलाना साद ने, जो खुद भाग रहा है अभी। करोड़ों की तादाद में मेंबर है तबलीगी जमात के, करोड़ों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। आप 2 आदमी 4 आदमी को जमात से जोड़ करके आरोप साबित भी नहीं हुआ, जमात को एक्शन नहीं लगा सकती। बहुत 2-4 ठीक है राजीव, पार्टी के पास में जाऊंगी। मेरे साथ क्या हमारे संवाददाता दीपक मिश्र मौजूद है हमारे साथ? ठीक है, एक मिनट। मुजीबुर रहमान, बड़ा सीधा सा सवाल मेरा है, मैं दीपक बिश के पास भी जाऊंगी। आप किस तरह की बात कर रहे हैं? आप खुद को पढ़ा लिखा बताते हैं, आप जमात का खुद को सदस्य बताते हैं। जब भी आप टीवी डिबेट्स में आप कहते हैं, आते हैं, आप कहते हैं मुझे बोलने का मौका दिया जाए, आपको बोलने का मौका दिया जा रहा है, और आप इतनी हल्की बात कर रहे हैं। आप ऐसी बात कर रहे हैं कि तबलीगी जमात के बहुत सारे सदस्य हैं, उससे क्या होता है? इस देश की ताकत आपने देखी है, 135 करोड़ भारतीयों की ताकत। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? और मौलाना साद पर क्या क्या मामले दर्ज है वो हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इतने सारे आरोप मौलाना साद पर है। कोई भी शरीफ इंसान पहले पुलिस के पास जाएगा और अपने ऊपर लगे इन दागों को धुलवाने में मदद करेगा, और मौलाना साद भाग रहे हैं। और नोएडा की जो मैंने खबर बताई उस पर आप कुछ क्यों नहीं बोलते हैं मुजीबुर रहमान? अभी तक आरोप भी साबित नहीं हुआ है किसी के ऊपर। अरे तो कैसे साबित होगा? 2-4 लोगों को लेकर के साबित करने के लिए आरोपी को आना पड़ेगा ना पुलिस के सामने। आप जो है पूरे जमात को मौलाना साद कोई आम शख्स नहीं है, लेकिन इनकी हरकतें आम शख्स से भी गिरी हुई है। ये हल्की नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है। गैर कानूनी क्या है? पुलिस के सामने नहीं आएंगे मौलाना साद? इतने सारे आरोपों का झोला लेकर के घूम रहे हैं, भाग रहे हैं, इतना डरे पुलिस से, तो कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे। कैसी बात कर रहे हैं आप मुजीबुर रहमान? बातें छोड़िए, फैक्ट की बात आप तो मौलाना साद का अगर कोई केस बनता भी है तो उसको पूरी तरह से कमजोर कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हाँ ना में जवाब करती जाइए। हाँ ना में जवाब देंगे आप? कोई फैक्ट तो है नहीं आपके पास। आपको एक मिनट सुनिए बात, नेहा पंत आप सुन नहीं पाएंगी मैं जो कहने जा रहा हूँ। क्या सईद साहब से जो इंटरोगेशन किया, क्या उसके कोरोना की टेस्ट कराई गवर्नमेंट हॉस्पिटल से सरकार ने? पहले जब सईद से मिल सकती है बिना कोरोना टेस्ट के, तो मौलाना साहब ने तो फिर भी करवा रखा है। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? ये कोई कॉमिक बुक बन रही है क्या? आप जवाब नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर नॉवल बन रहा है यहाँ पर। मुजीबुर रहमान बताएंगे दिल्ली पुलिस क्या करेगी? दिल्ली पुलिस किसके तहत आती है? जवाब नहीं दे पाएंगी। होम अफेयर्स के तहत आती है। आप जवाब नहीं दे पाएंगी। जब मौलाना आप ऐसी बातें कर रहे हैं, मेरी समझ से परे आपकी बातें। किस तरह की बात कर रहे हैं आप? मिल सकती है बिना दिल्ली पुलिस। अच्छा, दिल्ली पुलिस ये डिसाइड करेगी कि वो सईद से कैसे मिल सकती है और मौलाना साद से कैसे मिलेगी? आप इस देश से ऊपर है क्या? पुलिस से ऊपर है आप? कानून व्यवस्था से ऊपर है आप? सबूत नहीं है। अगर दिल्ली पुलिस कुछ कह रही है, दिल्ली पुलिस के आप पे आरोप लगे हैं, तो इतना आप कर सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग करें, बाकी का काम कोर्ट करेगा। आपको पता मौलाना साद अपना केस खुद बिगाड़ रहे हैं। तक पहुंच भी गए। अगर सहयोग नहीं हो रहा होता तो साथ साहब अरे नहीं हो रहा है सहयोग। मुजीबुर रहमान के कहने से सहयोग नहीं होगा। पुलिस कह रही है कि सहयोग नहीं कर रहे हैं। का जवाब कैसे चला जाता? ये बताइए। नोटिस दिए मौलाना साहब को, चारों में उन्होंने सवालों का जवाब पूरी तरह से वेग दिया है। जो डेटा है वो मरकज में रखे हुए हैं, जो पता थे उनके दे दिए। मिल कहां रहे हैं सर? कागज कहां मिल रहे हैं? कंप्यूटर किधर है? सब उनके पास है, सब ले गए वो उठा करके मरकज से सब ले गए हैं। मुजीबुर रहमान इतने भोले मत बनिए। ये मासूम शक्ल लेकर आप टीवी डिबेट पर आते हैं, पर जैसे ही बोलना शुरू करते हैं असलियत सामने आ जाती है। कहां है? नहीं, सब पुलिस के पास है, पहले से पुलिस ले गई पुलिस के पास है। तो पुलिस के पास है तो पुलिस तो धीरे धीरे मौलाना साद के गर्दन की तरफ बढ़ रही है। मौलाना साद किस बात का इंतजार कर रहे हैं? बढ़ने दीजिए, क्या दिक्कत है? फिर कमाल है, बढ़ने दें तो ठीक है। फिर मुजीबुर रहमान आप यहाँ पर आकर के यही कहा कीजिए, मौलाना साद के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। राजीव पांडे, आपका कनेक्शन हमारे साथ कट गया था, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तो मुजीबुर रहमान की बातों से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनको बड़ा आघात लगा है। उनको इस बात का डर है कि मौलाना साद जब पुलिस के शिकंजे में आएंगे तो उनका हाल क्या होगा। वो कुछ भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप सईद से अगर मिल सकते हैं, मौलाना साद के बेटे से 2 घंटे बात कर सकते हैं, तो फिर मौलाना साद की आपको सरकारी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट क्यों चाहिए? ये बात मुजीबुर रहमान डिसाइड करेंगे या दिल्ली पुलिस डिसाइड करेगी? यही सबसे पहले तो दिल्ली पुलिस को अपने प्रोसीजर के हिसाब से तय करना है कि उनको कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, मेरा लाइन कट गया था
कि तबलीगी जमात, इन्होंने कहा बहुत सारे लोग हैं। अरे तो भैया अलकायदा के भी बहुत सारे लोग हैं हिंदुस्तान, पूरे दुनिया में। एक दूसरी बात, ISIS का समर्थन तो पूरी दुनिया में फैल गया। तीसरी बात, ये तबलीगी में बहुत सारे फॉरेनर आए थे, फॉरेनर तबलीगी। ये किस वीजा पे आए थे? ये घूमने फिरने के वीजा पे आए थे और इनको इन्होंने यहाँ पर धर्म प्रसार के कार्य में लगाया। आज के डेट में सैकड़ों तबलीगी जो फॉरेनर हैं उनके पासपोर्ट को ले लिया है हर स्टेट गवर्नमेंट ने, बिहार से लेकर के तमिलनाडु तक, और वो आज क्वारंटीन के बाद सीधे जेल जाएंगे। मेरा ये कहना है, आप किसी अमेरिका में अगर आप जाएं टूरिस्ट वीजा पर, तो क्या आप धर्म प्रसार का कार्य कर सकते हैं? हिंदुस्तान में ये टूरिस्ट वीजा पर आते हैं ये तबलीगी और पूरे देश में नहीं। पर राजीव जी देखिए, राजीव जी अगर आप वीजा की बात करेंगे तो मैं आपसे सवाल पूछूंगी कि भाई वो टूरिस्ट वीजा किसने दिया? जब टूरिस्ट वीजा मिला, जब बिजनेस वीजा मिला, तो उसके बाद वो लोग वहां पर तकरीर कैसे कर रहे थे? एजेंसियां क्या कर रही थी उस वक्त? मैं कह रहा हूं ना, क्योंकि ये देखिए ये एक लीगेसी प्रॉब्लम है कि इन ऑर्गेनाइजेशन को, इन तबलीगियों को कभी लगता ही नहीं। इलियास शराफुद्दीन कुछ कह रहे हैं। राजीव आपकी बात पर इलियास शराफुद्दीन कुछ कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं आप इलियास शराफुद्दीन जी? बोलिए। लॉ को रिस्पेक्ट करना है। मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूंगा। हाँ, दो बातें मैं पूछना चाहूंगा। हाँ। पहली बात ये कि अगर टूरिस्ट वीजा पर आए तो अमित शाह क्या स्टोरेज है, उनकी इंटेलिजेंस स्टोरेज थी, क्या उन्हें पहले से इनके ऊपर नजर रखी गई और बगैर क्वारंटाइन के वो लोग कैसा देश के अंदर आ गए? और दूसरी बात, अमित शाह का बीएसपी में भी FIR हो गया, कब्जा पुलिस स्टेशनों में। ये मुझे प्रोग्राम पे बैठे हैं, अभी आप मेरे प्रोग्राम पे बैठे हैं। एक मेरे इलियास शराफुद्दीन, आप मेरे प्रोग्राम पे बैठे हैं। आपको पता है मेरा नाम नेहा पंत है। आप मेरे प्रोग्राम की बात कीजिए, आप इधर उधर की बात मत कीजिए। आपकी जितनी बात हुई उस पर मैं जवाब लेना चाहूंगी विनोद बंसल से। विनोद बंसल जी, देखिए, इस तबलीगी जमात ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, ये पूरी दुनिया ने देखा है। नेहा जी, हम कभी तक शायद लॉकडाउन की इस परतंत्रता से आजाद हो जाते अगर तबलीगी जमात के लोग छुप छुप के नहीं फिरते, हमारे कोरोना वॉरियर्स पर हमला नहीं करते, कानून के साथ न्याय करते। अरे भाई, मैं कहता हूँ ठीक है, गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन गलती का प्रायश्चित करके कानून व्यवस्था के साथ में साथ खड़े होकर के काम करना, ये तो कहती है कि भाई आपकी राष्ट्रीयता की भावना है। अगर आप स्वयं कानून के खिलाफ खड़े होंगे, कानून का पालन नहीं करेंगे और अपने अनुयायियों को उनके खिलाफ, कानून के खिलाफ भड़काएंगे, देश के खिलाफ भड़काएंगे, और बार बार न सिर्फ तबलीगी जमात, लेकिन तबलीगी जमात से इंस्पायर्ड जो मुस्लिम कम्युनिटी है, जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में क्या क्या हो रहा है और किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, न सिर्फ कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमले हो रहे हैं, बल्कि सारी व्यवस्थाओं को उन्होंने चरमरा के रख दिया और आज पूरा देश इनकी वजह से लॉकडाउन में। मैं चाहूंगी कि मुजीबुर रहमान जवाब दे। वैसे जो कोरोना वॉरियर्स पर हमले हो रहे हैं सर, उसमें कई इलाकों के लोग शामिल हैं। उसमें ये नहीं है कि सिर्फ एक ही धर्म के लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं जो कानून को नहीं मानते और वो हमारे कोरोना वॉरियर्स का जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको पूरी तरह से खराब करने में लगे हुए हैं। लेकिन आपने जो कहा उस पर मुजीबुर रहमान जवाब देंगे। मुजीबुर रहमान बताइए। वो एक ही धर्म है, एक ही रिलीजन। राजीव, मैं सबसे पहले तो राजीव पांडे जी को कहूंगा कि जैसे बीजेपी ने पूरे हिंदुस्तान में अपनी मजाक बनवा ली है, ऐसे वो यहाँ पे टेलीविजन पे बैठकर अपनी मजाक बनवा रहे हैं। ये कि उन्होंने कहा कि उनको सरकारी हॉस्पिटल की ही जो है वो चाहिए होते हैं डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई सीआरपीसी का प्रोविजन नहीं है। और एमएलसी जो होती है ना, एमएलसी वो प्राइवेट हॉस्पिटल की भी चलती है, कोर्ट में। आप सुनिए, बात सुन लीजिए, आप बोल रहे थे, बिल्कुल नहीं, फिर आपकी मजाक बनेगी। दूसरी चीज, रही बात आपने वीजा की कही है, आप चुपचाप सुनने की हिम्मत रखिए, आप उस पर बिल्कुल भी जगह नहीं है सुनने की दूसरे को, तो यही फांसीवादियों की पहचान है। आपने कहा वीजा, मैं कहता हूँ आश्रम में जो लोग आते हैं, आप सुन लीजिए, आश्रम में जो लोग आते हैं टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, धार्मिक कामों में प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने आते हैं टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, अमरनाथ यात्रा करने जो आते हैं टूरिस्ट वीजा पे आते हैं, योग करने आते हैं तो टूरिस्ट वीजा पर आते हैं। आप सुन लीजिए, मुजीबुर रहमान जी, आप आइए, आप जिस चीज का वीजा मिला है आप आइए और उस चीज का काम कीजिए। लेकिन आप आकर के आप मरकज में जाएंगे, आप वहाँ पर शिरकत करेंगे और उसके बाद आप पुलिस को नहीं बताएंगे कि आप वहाँ रहे थे। और फिर ये भी खबर सामने आई है कि चार्टर्ड प्लेन से कई जमाती जो है वो दिल्ली से बाहर निकले। ये सब क्या है सर? ये सब क्या है? ये टूरिस्ट वीजा में होता है ऐसा, बिल्कुल टूरिस्ट वीजा में होता है। सारे कानून आप ही बनाएंगे, विरोध बंसल सारे कानून मुजीबुर रहमान बना रहे हैं कि आप टूरिस्ट वीजा पर आएंगे पर आप मरकज के भीतर शामिल होकर के इन गतिविधियों का हिस्सा बनेंगे। आप हिस्सा तो बन गए, लेकिन उसके बाद आप पुलिस को नहीं बताएंगे कि आप टूरिस्ट वीजा पे आते कि नहीं आते, बताइए मुझे।
टीवी पे आश्रम में जो आते हैं मुजीबुर रहमान, आप इन सवालों का जवाब देने आए, बार-बार ये मत कहिए, मुझे बताइए, आश्रम में जो आते हैं, क्या हिंदुओं के लिए और मुसलमानों के लिए अलग कानून नहीं है? एक मिनट नेहा जी, आप हिंदू मुसलमानों के लिए अलग कानून मत बनाइए यहाँ बैठ करके। आप हिंदू मुसलमान के लिए अलग अलग कानून मत बनाइए यहाँ बैठ के। मुसलमान आए मुझे समझ नहीं आ रहा है। मुसलमान के लिए अलग आपको अलग क्यों कानून लगता है मत कि बनाइए तबलीगी बैठ जमात के के। कुछ जब सदस्य आश्रम जिन्होंने में गलत आते किया हैं, और ये जो मौलाना साहब पुलिस से भाग रहा है, ये सारे मुसलमानों को प्रतिनिधित्व करता है। आपको कोई अधिकार नहीं है हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग कानून बनाने का। लोगों को बचाने के लिए कोई अधिकार नहीं है हिंदुओं के लिए अलग कानून और मुसलमानों के लिए अलग कानून शर्म बनाने कीजिए का। आप। ये देश हर भारतीय का है। बार-बार हिंदू मुसलमान करके इसमें खाई मत पैदा कीजिए। वैसे भी आप जैसे लोगों का सच्चा मुसलमान कहीं साथ नहीं देता। मौलाना साहब जो है ये किसी मुस्लिम का प्रतिनिधित्व नहीं करता। अलग कानून फिलहाल नहीं मौलाना बनेगा। साहब एक भगोड़ा बनकर घूम रहा है। कानून बिल्कुल नहीं बनेगा। राजीव जी मैंने कहा कि अलग कानून नहीं बनेगा, चाहे पंत कितना चाहे, चाहे राजीव पांडे कितना चाहे, चाहे विनोद बंसल कितना चाहे, अलग कानून नहीं बनेगा। पुलिस का एक ही डंडा कानून पड़ेगा रहेगा, ना, एक ही डंडे और से जब मामला कोर्ट में जाएगा, जैसे कानून का पालन करना सीखिए। अरे जिस देश में खाते हो, जिस थाली में खाते हो, उसमें छेद करना बंद करिए। देश के ऊपर हमला करना बंद करिए। कोरोना की तरफ से युद्ध करना बंद करिए। और नहीं तो देश आज आपको सबक सिखा देगा। ये कोरोना की तरफ से युद्ध करना बंद करो। ये कोरोना के साथ में जो है ना, आप खड़े होकर के देश को बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। अब देश जो है किसी भी तरह से आप लोगों के झांसे में नहीं आने वाला। और न्याय व्यवस्था को और देश के कानून को और देश के ये जो पुलिस और कोरोना वॉरियर्स को डिक्टेट करना बंद करिए। कोई सरकार तुम्हारी बलबूते पे नहीं चल रही। कोई सरकार कोई तुम्हारी चमचा नहीं है जो कि तुम्हारी बात को माने। सरकार के कानून को मानना, देश के कानून को मानना तुम्हारा धर्म है और तुम्हारा कर्तव्य है। और कोरोना साथ का जो साथ देना बंद करिए। नहीं, कोरोना साथ आपको और आपके साथ में पूरे कम्युनिटी को बर्बाद कर देगा। पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की जो छवि बनी है, ये कोरोना साथ सरफुद्दीन खान और ये जैसे ये मुजीबुर रहमान जैसे लोगों के सामने बनी है। संपूर्ण मुसलमानों का सत्यानाश कर दिया इन लोगों ने। ये देश का दुश्मन है, ये देश का दुश्मन है, इस्लाम का दुश्मन है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, मौलाना साद को लेकर कुछ खास जानकारी मिल रही है और खास तौर पर तबलीगी जमात के कुछ सदस्य जिनको लेकर के अब दिल्ली पुलिस किस तरह से आगे बढ़ रही है, उस पर हमारे संवाददाता की ये खास रिपोर्ट देखिए। जी देखिए, न्यूज़ 18 इंडिया को जो दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी उन्होंने एक अहम जानकारी दी। उनका कहना है कि मरकज के जिन भी लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज की है, उन्हें देश के बाहर नहीं जाने दिया जाएगा और वो तमाम लोग क्राइम ब्रांच की रडार पर रहेंगे। यानी कि सीधे तौर पर ये दिल्ली सरकार ने कल जिस तरह से बोला था कि मरकज के जो लोग जिन पे मुकदमे दर्ज हैं उनकी जांच दिल्ली पुलिस ज़रूर करेगी, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो विदेश जा सकते हैं। तो उस पर दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि जिन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है उन्हें कहीं नहीं जाने दिया जाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस के अधिकारियों का यह भी कहना है कि पड़ोसी राज्यों के पुलिस ने जो मुकदमे दर्ज किए हैं मरकज के, अगर उन्हें कोई जानकारी साझा करना है दिल्ली पुलिस से तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। बेशक दिल्ली पुलिस उनका पूरा जांच में सहयोग करेगी। कई अलग अलग पहलुओं पे अलग अलग टीमें जांच कर रही हैं, चाहे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बात की जाए, मनी ट्रेल की बात की जाए, हवाला कनेक्शन की बात की जाए, या मरकज को जो चंदा आता था उसकी बात की जाए। कितने विदेशी दिल्ली और इंडिया में अलग अलग जगहों से मरकज में शामिल होते हैं, इसकी जानकारी पहले ही दिल्ली पुलिस को मिल चुकी है। तो जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में मरकज ट्रस्ट, मौलाना साद के बेटे और मौलाना की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि ईडी भी उन पर लगातार शिकंजा कस रही है और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच लगातार उनके बेटों से पूछताछ कर रही है। अगली कड़ी में मौलाना साद से भी जरूर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पूछताछ करेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वहीं अटका हुआ है कि मौलाना साद 4 बार नोटिस देने के बावजूद भी अब तक अपनी कोरोना टेस्ट की सरकारी अस्पताल की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सौंप रहा है, वो क्यों जांच एजेंसियों से बच रहा है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मुजीबुर रहमान, एक चीज़ जो बहुत ही अहम है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस के जो सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने बहुत साफ किया है कि हमारा फोकस मनी ट्रेल की जांच करना है, मरकज में आए लोगों की भूमिका की जांच करना है, हवाला कनेक्शन की जांच करना है, विदेशी चंदे की जांच और मरकज के कामकाज की हर बारीक से बारीक जानकारी की तफ्तीश करना है। मतलब मुजीबुर रहमान जी, मनी ट्रेल, उसमें हवाला का कनेक्शन, विदेशी चंदे की जांच, ये मामला तो बहुत गंभीर है मुजीबुर रहमान। हाँ तो जांच करें, मामला गंभीर है, जांच करें वो, और उनको कोई सबूत हासिल होता है अपने कार्यवाही करें कानूनी तौर पे जो भी होती है। मतलब हवाला कनेक्शन की बात है ना मुजीबुर रहमान? नहीं बिल्कुल नहीं है, मैंने कह दिया कुछ नहीं निकल के आने वाला, वो जांच करें, पूरी जांच करें। अच्छा जी, जितनी जांच कर सकते हैं करें, कुछ नहीं, क्योंकि जो क्लीन एंड क्लियर है, जिसने कुछ करा नहीं है तो निकल के आने वाला नहीं है। भाग क्यों रहे हैं? किससे भाग रहे हैं? आपसे?
नेहा जी किससे भाग रहे हैं? 30 सेकंड का समय मुझे दीजिए। मुजीबुर रहमान, आप डिबेट में सो तो नहीं गए थे कहीं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सर। किससे भाग रहे हैं नहीं, आप सवाल ही ऐसा पूछ रहे हैं। आप बताइए किससे भाग रहे हैं? आपको हिंदी पढ़ना तो आता है ना? आप जिस डिबेट में आए उसका टॉपिक भी आपको पता है, और अभी तक इतनी बड़ी बड़ी दलीलें आप दे रहे थे, तो मुझे यही लगा कि आप सो गए होंगे। कैसा सवाल पूछ रहे हैं आप? अपना मजाक क्यों बना रहे हैं मुजीबुर रहमान? अपना मजाक क्यों बनवा रहे हैं नेशनल टीवी पर? अपना मखौल क्यों उड़वा रहे हैं मुजीबुर रहमान? बताया क्या भाग रहे हैं? आपको पुलिस ने बताया भाग रहे हैं? अरे आपको इतनी सारी जानकारियां अभी हमने टीवी पर दी। हमारे संवाददाता आपसे ज्यादा पैच रखते हैं सर। दिल्ली पुलिस को कवर करते हैं वो मुजीबुर रहमान की तरह कहीं लाइव में बैठ करके सिर्फ बातें नहीं करते रहते। ठीक है, आपको किसने बताया? आपको किसने बताया? इस तरह की बातें मत किया कीजिए। आप भारत में रहते जरूर है, लेकिन कानून की आपको कोई जानकारी नहीं है। जिस तरह की बातें आप करते हैं और जितने हल्के में आप बात कर रहे हैं, शुक्र है कि मुजीबुर रहमान आप मौलाना साद के असल वकील नहीं है। आप पैनल्स में और टीवी डिबेट्स में उनके वकील जरूर बनकर वकालत कर रहे हैं, और मौलाना साद की जो रही सही कुछ कसर है ना, उसको भी खत्म करने का काम कर रहे हैं आप। ये बता दूं मैं आपको। ये सब यहाँ पे ठीक है, एक मिनट, ये जो हवा में आपने बात की ना, मैं आऊंगी आपके पास राजीव, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी विनोद बंसल। मैंने मुजीबुर रहमान से बहुत गंभीर सवाल पूछा। मैंने पूछा कि मौलाना साद को अब सिर्फ पकड़ना ही एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। दिल्ली पुलिस अब हवाला कनेक्शन की भी जांच कर रही है, और ऐसे में मौलाना साद भाग क्यों रहे? मुजीबुर रहमान पलट कर क्या पूछते हैं, किससे भाग रहे हैं? पूरा संपूर्ण देश देख रहा है आपके चैनल की डिबेट को, और ये मुजीबुर रहमान जैसे लोगों के बारे में मुस्लिम कम्युनिटी भी जान रही है, और ये पूरी दुनिया जान रही है कि आखिरकार ये जो लोग हैं ये कोरोना साद को बचाने में क्यों लगे हुए हैं। ये कोरोना साद जो है ये बुरी तरह से देश को बर्बाद करने पर तुला हुआ है। ये देश का दुश्मन है, आतंकवादी है, और इस आतंकवादी ने अभी भी, और इसको देखिए, इसको शरण कौन दे रहा है? आप देखिए जितने मुस्लिम बाहुल एरिया वहीं तो छुपा हुआ है, जहाँ पर कि ये जो शाहीन बाग बने हुए तो वहीं तो छुपा हुआ है। नहीं, लेकिन एक बात बताइए मुझे, विनोद बंसल जी, एक बात बताइए, ये काम तो दिल्ली पुलिस का है। वो किसी भी इलाके में छुपा हो और उस इलाके में कोई भी समुदाय कितनी भी बहुलता में हो, हम उसे समुदाय से कैसे जोड़ सकते हैं? यही काम तो मुजीबुर रहमान कर रहे हैं, वो यही तो कर रहे हैं। वो मौलाना साद को बचाने के लिए पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। अरे भाई, जहाँ मुस्लिम डोमिनेटेड क्यों छुपा हुआ है? किसी हिंदू डोमिनेटेड एरिया। ठीक है राजीव, मैं आपके पास आना चाहूंगी। मुजीबुर रहमान कह रहे हैं कि किससे भाग रहा है मौलाना साद? मुजीबुर रहमान को बताइए किससे मौलाना साद पिछले 40 दिनों से भाग रहा है? बैन करना चाहिए था यहाँ पे सबसे पहले। खोला तो शराब खोली। सोचिए सरकार की सोच। नेहा जी, शर्म आ रही है। अरे वो केजरीवाल जी से जाके पूछिए ना कि किसने छोड़ा। मेरी बात सुनिए। खोली जो जेब में। अच्छा, वो आप केजरीवाल जी के प्रवक्ताओं से पूछिएगा, आपके प्रवक्ताओं से। मैं अपनी बात रख लूं नेहा जी। ये डिबेट को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका जो पहला कार्य है मुजीबुर रहमान को कि डिबेट को कह रहे किससे भाग रहे हैं। देखिए, अरे मेरी बात सुनो यार, आपके पास जवाब नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि आप एक केजरीवाल जी से जाकर के पूछ लीजिए, क्योंकि दारू और शराब खोलने की डिसीजन उनकी थी, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है। आपको फिर आप लीगल बात आपको समझ में आती नहीं है। मैंने एक लीगल बात आपको के बारे में समझ में, आपको मिर्ची लग गई। कोरोना साद को जा करके एम्स चले जाए, कुछ 2 दिन के भीतर उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लेकिन नेहा जी वो ऐसा करेंगे नहीं। उसका कारण है, देखिए, वो दिल्ली पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक विषय उठाया टूरिस्ट वीजा का, उनको मिर्ची लग गई कि बहुत लोग आ रहे हैं। देखिए, जब ये तबलीगियों का जो जमवाड़ा था दिल्ली में, इसके बाद ये वहां से निकले और देश के कोने कोने में चले गए, जिससे कि ये लोग शर्म है तो माफी। अरे यार, क्या यार, देश से क्या जो करा, किस चीज के लिए माफी मांगे? सुने मेरी बात। आप लोग जो है ना, पूरे देश में कोरोना बम बनाया। पहले अगर खोला तो शराब जो है वो पूरे देश में, गरीबों की जेब में पूरे देश में कोरोना को फैलाने का काम इनके लोगों ने किया। और एक बात और समझ लीजिए, हिंदुस्तान में बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर पैदा हुए, हमको ऊपर नाज है, लेकिन इनको इस्लामिक स्कॉलर फॉरेन से चाहिए। तुर्कमेनिस्तान, सोचिए, ये तबलीगी, क्योंकि इनके तार कहीं और जुड़े हुए हैं। और नेहा जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि ये लोग बहुत बड़ी परेशानी में आएंगे। करके बोलिए राजीव जी, पहले आप अपनी बात रखिए मुजीबुर साहब, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगी। सुन लीजिए राजीव जी क्या कह रहे हैं, ताकि जब आप अपना जवाब दे तो आप उनको काउंटर कर सकें। पहली बार मैंने 3 बातें की, कि MLC गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल का अपना सर्टिफिकेट क्यों नहीं दे रहे, टूरिस्ट वीजा की बात की, तुरंत आ गए आश्रम पे। और तीसरी बात मैं पूछ रहा हूं इनसे
कि हमारे यहाँ इस्लामिक स्कॉलर इतने बड़े बड़े पैदा हुए और इनको फॉरेन से तुर्कमेनिस्तान और थाईलैंड से इनको स्कॉलर चाहिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये चल क्या रहा है। तो अभी तक जितनी भी सरकारें थी ना, इनको छूती नहीं थी। इस बार इनके सारे क्रियाकलाप, इनकी फंडिंग, इनका हवाला, इनका तरीका, इनका काम, सबकी जांच होगी और इसीलिए कूद रहे हैं। मुजीबुर रहमान तो कह रहे हैं कर लीजिए जांच, कुछ मिलेगा ही नहीं। नहीं तो कर लीजिए, तो फिर कर लीजिए। तो मौलाना साहब को बोलिए एक सर्टिफिकेट भेज दे, एम्स चले जाए और वो एक कोरोना का सर्टिफिकेट ले ले, पॉजिटिव निगेटिव का, और दिल्ली पुलिस को दे दे। उसका दिल्ली पुलिस इनको बुला लेगी। राजीव जी को खुश करने के लिए, राजीव जी की पार्टी के लोगों को खुश करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। जो होगा कानून से होगा। आतंकवादियों का हाथ हुआ, वो भी कानून से चल रहा है। दिल्ली में जो तुम लोगों ने जो आग लगाया वो जामिया के इलाकों में, आतंकवादी तो आपके यहाँ मौजूद है सर्टिफाइड। आपने तो आपसे सर्टिफाइड आतंकवादियों को पार्लियामेंट में पहुंचा रखा है। आपने तो सर्टिफाइड आतंकवादियों को पार्लियामेंट में पहुंचा रखा है। आप तो आतंकवादियों को सर्टिफिकेट गले में घूम रहे फिर रहे हो। अभी तो आपने तो लोन तक माफ कर दिया उन भगोड़ों का जिसका अभी आप नाम ले रहे थे, जिन भगोड़ों का आप नाम ले रहे थे, नीरव मोदी, मेहुल भाई और विजय माल्या, इन सबके 68,000 करोड़ के लोन तक माफ कर दिया आप लोगों ने। अभी पिछले हफ्ते जब देश में लोग भूख से मर रहे थे, बीजेपी ने आपकी सरकार ने लोन माफ कर दिया उसका। मुजीबुर रहमान, देश को गुमराह कर रहे हो। मैं आपकी भावनाएं समझती हूँ। आप मौलाना साहब को छोड़ के लगभग हर विषय पर आप एक एक्सपर्ट है, लेकिन दुख की बात यह है शायद आपके लिए कि आज हमारा टॉपिक मौलाना साद है कि मौलाना साद पुलिस से क्यों भाग रहे हैं। हर आदमी ने पहचान लिया, इस पर बोलिए ना, जिनके लिए आपने अभी तक कुछ नहीं करा है। इस पर बोलिए ना। पोल पूरी खुल चुकी है, इंक्वायरी नहीं, आप शराब की दुकानों से लेकर के आप जो लोग ये देश छोड़ करके गए और अब उनको वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है, आप उन सब पर बोले जा रहे हैं। आप मौलाना साहब पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? तो आपको क्यों दिक्कत है? जब मौलाना साहब का मैं सवाल आपसे करती हूँ तो आपको सेलेक्टिव एमनीशिया हो जाता है। आप पूछते कि भाई किससे भाग रहा है मौलाना साहब, ये तो हाल है आपका। अभी जो ये हिंदुस्तान है ना, अभी ये हिंदुस्तान अभी सेकुलर है, अभी एक ही कानून है, एक ही संविधान है। अभी राजीव जी की नीतियां कामयाब नहीं हो पाई हैं। अच्छा, तो मुजीबुर रहमान उस एक ही संविधान और उस एक ही कानून में इतने सारे केस दर्ज होने के बाद भी क्या एक शख्स पुलिस से बचता रहता है? क्या एक शख्स को अगर कहा जाता है कि सरकारी अस्पताल से अपनी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट करवाओ, जांच करवाओ अपनी कोरोना की, तो वो शख्स नहीं मानता है? ठीक है, एक मिनट, आप लोग सब साथ बोल रहे हैं, मैं 10-10 सेकंड की प्रतिक्रिया आप सबसे लेना चाहूंगी एक एक करके। मुजीबुर रहमान, अगर बात पर बात आप करेंगे तो उससे सच जो है वो छिप नहीं जाएगा। मैं सिर्फ 10 सेकंड में आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि मौलाना साद को इससे पहले कि पूरी तरह से शिकंजा कस जाए, मौलाना साद को कम से कम सरकारी अस्पताल से अपनी कोरोना जांच रिपोर्ट जो है वो निकाल करके पुलिस को दे देनी चाहिए? नेहा पंत को खुश करने के लिए, ना राजीव जी को खुश करने के लिए ऐसा काम नहीं होगा। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि सरकारी ही चलेगा, प्राइवेट नहीं चलेगा। प्राइवेट केसेस की एमएलसी, प्राइवेट हॉस्पिटल की एमएलसी पूरी वैलिड है कोर्ट के अंदर हर जगह पर। दूसरी चीज, जब शहीद से बिना टेस्ट के मिल सकते हैं तो मौलाना साहब मत जाइए, पहली चीज पर ही रहिए, किसी को खुश करने के लिए नहीं। अगर मौलाना साहब को अपनी गर्दन बचानी है ना, तो ये पहला कदम है जो वो उठा सकते हैं कि चुपचाप अपनी रिपोर्ट जो है वो कोरोना अस्पताल से जाकर, सरकारी अस्पताल से जाकर जांच कराए और वो रिपोर्ट जो है वो पुलिस को सौंप दे। अगर उन्हें अपनी गर्दन बचानी है, क्योंकि ये कोरोना अगर उनको हुआ है तो ये उनकी भी जान पर आएगा और बाकियों की भी जान पर आएगा। मुजीबुर रहमान, ये कोरोना जो है ना, ये फर्क नहीं करता है। आपके लिए वो मौलाना साद होंगे, कोरोना के लिए वो कुछ नहीं है, ये चीज याद रखिएगा आप। राजीव, आपके क्लोजिंग कमेंट्स जल्दी से 10 सेकंड। देखिए, मेरा इतना ही कहना है कि देखिए लॉ जो है ना, लॉ के तरीके से चल रहा है। और मैंने जो 3 सवाल उठाए, इसके बारे में तबलीगियों को जवाब देना पड़ेगा। तबलीगी और मुसलमान एक नहीं है। दूसरी बात कि तबलीगी के जो सारे इंफॉर्मेशन है कि कितने लोग जो टूरिस्ट वीजा पे आए और यहाँ पर इलीगल काम करने लगे, तबलीगी सेंटर से कहां गए, पटना से लेकर के तमिलनाडु तक गए। देखिए, ये तमाम सवाल जांच के दायरे में है और मौलाना साद कहां है, ये अभी सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि दिल्ली पुलिस अब धीरे धीरे मौलाना साद पर शिकंजा कसती जा रही है। इस डिबेट में फिलहाल इतना ही वक्त हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच हम आपको बता दें, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पॉलीमर फैक्ट्री में जहरीली गैस के रिसने से 7 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग बेहोश बताए जा रहे हैं। 190 से ज्यादा लोगों को आसपास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जिनमें से 30 की हालत गंभीर बताई जा रही है।
इनमें ज्यादातर बच्चे और बुजुर्ग हैं। मौके पर आपदा प्रबंधन की टीम भी पहुंच गई है। फैक्ट्री के आसपास के 5 गांव से करीब 3000 लोगों को निकाल लिया गया है। आंध्र के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने गैस लीक होने के मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं और सबसे ज्यादा दुखद खबर ये आई है कि मरने वालों का आंकड़ा पहले 4 बताया जा रहा था, जो कि अब बढ़कर 7 हो गया है और तकरीबन 2500 से 3000 लोग ऐसे हैं जो कि गैस के इस रिसाव से प्रभावित हुए हैं। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की एक घटना है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं और आसपास के जो 5 गांव हैं उनसे लोगों को खाली कराया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ राहत और बचाव के काम में जुटी हैं। कल रात से इस गैस के रिसने की प्रक्रिया शुरू हुई और कई लोग जिस वक्त सोए हुए थे तब अचानक से इस जहरीली गैस की चपेट में वो आ गए, जिसमें अभी बताया जा रहा है कि 7 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग अस्पताल में भर्ती हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी इलाके की। लोग काफी बदहवास हैं, काफी ज्यादा परेशान, डरे हुए। कई महिलाएं और बच्चों को सबसे ज्यादा प्रभावित किया इस जहरीली गैस ने, क्योंकि कई महिलाएं और बच्चे एकदम बेहोश हो गए। इस गैस की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अमित शाह, देश के गृह मंत्री, ने भी इस घटना पर ट्वीट किया है, अपनी संवेदना जाहिर की है और ये कहा है कि इस घटना पर उनकी लगातार नजर बनी हुई है। तो गैस रिसने से 7 लोगों की मौत और 190 लोग अस्पताल में भर्ती हैं और आसपास के इस इलाके के आसपास जो 5 गांव हैं उससे 3000 लोगों को निकाला गया है। हमारे साथ संवाददाता संजय तिवारी, जिन्होंने सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाई, जुड़ गए हैं। संजय, 7 लोगों की मौत और अब भी आशंका कहीं ना कहीं बनी हुई है कि हो सकता है मरने वालों का आंकड़ा बढ़ जाए। बिल्कुल, जो मरने वालों का आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, बिकॉज तकरीबन 150 लोग जो हैं वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उनमें से 20 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। कई लोग जो है वो आर्टिफिशियली उनको इनहेल कराया जा रहा है, हवा देने की कोशिश की जा रही है, बिकॉज जब उन्होंने सांस लेते समय उनके फेफड़े में अंदर तक जो पहुंच गई थी और उससे वो काफी देर तक बेहोश रहे थे। तो उन लोगों को जो है वो हॉस्पिटल जो है डॉक्टर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ताकि उनको मदद की जा सके। अभी 150 लोग तकरीबन भर्ती हैं। पूरी तरह से यहाँ से लोगों को एवैक्यूएट कर लिया गया है। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, और जो पीजी जो एलजी पॉलीमर जो कंपनी है उसमें से गैस का लीकेज पूरी तरह से बंद हो चुका है। हालांकि आसपास जो है वो यहाँ पर गंध आ रही है उसकी गैस की, लेकिन वो मामूली है, उतनी उस लेवल की नहीं है। शुरुआत में जिस तरह से जब गैस लीक हुआ था लोगों को लगा कि शायद जो है वो कुछ कोरोना वायरस का कुछ असर है और इस तरह से लोग जो है अपने घरों में कैद हो गए और लोग उसके बाद पुलिस ने अलार्म रेज किया और लोग घरों से बाहर निकले, भागने की कोशिश की। अब तस्वीरों में हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग जो है वो जब सांस लेने में परेशानी हुई तो जमीन पर गिर गए। 2 लोग इसी दौरान, एक व्यक्ति एक नाले में गिरकर भगदड़ में उसकी मौत हो गई और एक जो है वो छत से कूद पड़ा तो उसकी वहीं स्पॉट पर मौत हो गई। तो 2 डेथ जो है वो उसी जगह पर हो गई थी। बाकी लोगों को एवैक्यूएट करके हॉस्पिटल ले जाया गया। उनमें से जो है वो रेस्ट ऑफ डेथ जो है वो हॉस्पिटल में हुई है। तो कुल मिला के स्थिति अब जो है वो प्रशासन का कहना है कि स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन हॉस्पिटल में जो लोग हैं उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है, खासतौर पर 20 लोगों की जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि बाकी लोगों को भी जो है वो हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि वो पूरी कोशिश कर रहा है। ये गैस उतनी घातक नहीं थी, लेकिन ज्यादा देर तक इनहेल करने की वजह से ऐसा हुआ है। और संजय, देखिए जो बात आप बता रहे हैं, जाहिर सी बात है पूरा प्रकरण काफी गंभीर है और इसी वजह से मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने भी जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन इस वक्त जब उपचार चल रहा है, राहत बचाव चल रहा है, उस दौरान केंद्र सरकार की तरफ से भी मदद का आश्वासन दिया गया है। और इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमित पांडे जुड़ गए हैं। अमित, क्या जानकारी मिल रही है केंद्र की तरफ से? आंध्र के विशाखापट्टनम में ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है, इस पर किस तरह की मदद की बात की जा रही है? देखिए, एनडीएमए और एनडीआरएफ की टीम लगातार यहाँ पर प्रदेश प्रशासन के संपर्क में है और वो स्टैंड बाई पर है। फिलहाल जो जानकारी प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को मिली है उसके मुताबिक स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स की टीमें वहाँ पर काम कर रही हैं और यहाँ पर 100 लोगों को अस्पताल में यहाँ पर एडमिट कराया गया है। उनकी हालत पर निगरानी बनाई जा रही है और हर संभव मदद केंद्र सरकार यहाँ पर देने को तैयार है। जी बिल्कुल।
बिल्कुल, तो केंद्र की भी नजर लगातार इस पूरी खबर पर बनी हुई है और काफी दर्दनाक ये हादसा रहा है। इस तरह का दर्दनाक हादसा जिसमें 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हमारे संवाददाता संजय लगातार हमारे साथ हैं। संजय, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, बहुत ही यहाँ पर एक दर्दनाक हादसा जो सामने आया और इलाज तो जाहिर सी बात है कि जितने लोग प्रभावित हुए हैं उनका चल ही रहा है, लेकिन जो कहा जा रहा है, और देखिए इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो हमको एक्चुअली ब्लर करके आपको दिखानी पड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरह से लोग लेटे हुए हैं, जिस तरह से लोग बेहोश हैं, इधर उधर गिरे पड़े हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते। और संजय, सबसे ज्यादा हृदय विदारक शायद इसमें यह है कि कई लोग तो ऐसे होंगे जिनकी हालत बहुत खराब होगी क्योंकि वो इस जहरीली गैस की चपेट में आए हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है और खास तौर पे जो बच्चे हैं और महिलाएं हैं वो ज्यादा उनको इसका असर हुआ है। वो शायद घर से उतनी तेजी से नहीं निकल पाए या फिर वो जो है वो उस चीज को नहीं बर्दाश्त कर पाए। इस वजह से सबसे ज्यादा बच्चों को और महिलाओं को असर हुआ है। अस्पताल में जो मरने वाले हैं उसमें एक बच्चे की भी मौत हुई है, ये हमें जानकारी मिली है। आप देखें तस्वीरों में ज्यादातर महिलाएं नजर आ रही हैं जो जमीन पर पड़ी हुई हैं। बहुत सारे पुरुष भी जो है वो इससे अफेक्टेड हुए हैं और वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं। 150 लोग हमको बताया गया है कि प्रशासन की तरफ से कि 150 लोग जो है वो अस्पताल में भर्ती हैं। 3000 से ज्यादा लोगों को वहां से उस इलाके से एवैक्यूएट किया गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि बाकी लोगों की स्थिति पर नजर बना करके रखिए। वाकई में इसको लेकर के लगातार अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने भी हादसे पर ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने MHA और NDMA से विशाखापट्टनम हादसे के हालात के बारे में बात की है। साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद देने को भी कहा गया है। और अब आपको बता दें कि विशाखापट्टनम में फैक्ट्री से गैस लीक होने के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासी चिंता जताई है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि उन्होंने ट्वीट किया है और ट्वीट करके कहा है कि MHA और NDMA से विशाखापट्टनम हादसे के हालात के बारे में मैंने बात की है। मैं सभी की सुरक्षा और अच्छी सेहत की कामना करता हूँ। तो विशाखापट्टनम में जो हादसा हुआ है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संज्ञान लिया है इसका और बहुत साफ कहा है कि इस पूरी मदद केंद्र की तरफ से दी जाएगी और सुरक्षा और अच्छी सेहत की कामना वो करते हैं।